तो हेलो एवरीवन। सो देखना, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक एरिया और होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दैट इज द जजमेंट्स ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, द क्लैरिफिकेशंस बाय द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो एरिया है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। और स्पेशली अभी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ नए जजमेंट्स भी आए हैं, कुछ नए डिसीजंस भी आए हैं। तो आप देखोगे, आपको मेरे बुक में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुल मिलाकर 47 से 48 जजमेंट्स दिखाई देंगे, 47 से 48 डिसीजंस दिखाई देंगे। तो सर ये 47 से 48 डिसीजंस के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्या? तो पार्टिकुलरली आप देखोगे ये जो ओल्ड डिसीजंस थे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, करीबन ये 35 है। उसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजंस 2025 जो भी रिसेंट डिसीजंस आए हैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, ये अराउंड 13 है। तो सर क्या इन सबको पढ़ना जरूरी है क्या? तो देखो यार, एज अ सी स्टूडेंट अपन छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, बट मेरा काम है एज अ टीचर आपके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई कर देना, और साथ ही साथ ये बता देना कि किस में ज्यादा फोकस करना है, किस में कम फोकस करना है। अब देखना, ये जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट्स हैं या डिसीजंस हैं, इनको हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं। सबसे पहले रिसेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि नए डिसीजंस हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 13 डिसीजंस हैं। तो ये 13 डिसीजंस तो आपने करना है लर्न बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और फिर कुल मिला के ओल्ड वाले 34 है, 35 बुक में दिया हुआ है, एक डबल वो दो बार प्रिंट हो रहा है, 34 है। तो कुल मिला के 34 प्लस 13 वैसे तो 47 है, बट ये जो 13 है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 तो बहुत अच्छे से करना है। वो 34 में भी अपन जिस तरीके से करेंगे, आप देखोगे 20-22 जजमेंट तो ऐसा होगा कि आप बोलोगे सर नहीं पढ़ने से भी चलेगा, वी कैन राइट द आंसर। और कुछ ही होंगे पढ़ने वाले, तो विल सेग्रीगेट इन द क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखना मैंने क्या किया है यहाँ पे। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो आपको ये नए वाले 13 डिसीजंस दिख रहे हैं ना, ये जो नए वाले 13 डिसीजंस दिख रहे हैं, तो इस 13 डिसीजंस को मैंने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में ना डिवाइड कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है। आप देखोगे उससे बहुत इजी हो जाएगा। अंग्रेजों ने हम पे कैसे रूल किया था पता है? डिवाइड एंड रूल। तो हम क्या ऑडिट पे डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते? दैट इज द टेक्निक वी हैव टू फॉलो। जैसे आप देखना, क्लॉज 6 एंड 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट 5 एंड 9। तो आप देखोगे ये जो पॉइंट 5 है, ये जो पॉइंट 5 है और पॉइंट 9 है, ये जो पॉइंट 5 है और जो पॉइंट 9 है, तो ये क्लॉज 6 से रिलेटेड है। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 6 एंड 7 से रिलेटेड है। तो मैंने इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप जब पढ़ोगे इस हिसाब से पढ़ोगे, पहले क्लॉज 6 एंड 7 वाले पॉइंट्स, फिर क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का पॉइंट नंबर 12 है। तो याद है क्लॉज 10 किसके बारे में है? परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का। तो क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का मैंने क्या बताया बेटा? पॉइंट नंबर 12 है, यानी ये जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 10 के ऊपर क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड, क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड, तो क्लॉज नंबर 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, कि सी इन प्रैक्टिस कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। ही कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट ही कैन नॉट बी एमडी और डब्ल्यूटीडी। ही कैन बी ए डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, उसका जो है। तो आप देखोगे पॉइंट नंबर 6 एंड 13, पॉइंट नंबर 6 एंड 13, पॉइंट नंबर 6 एंड 13, ये क्लॉज 11 को से रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 224, अब 224 क्या है बेटा? सेक्शन 22 क्या था? दैट इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, कि कब कब माना जाएगा, दैट पार्टिकुलरली ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जो अब आप रेंडर करोगे तो माना जाएगा कि यू आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और उसके अंदर सेक्शन 22 के अंदर 4 था, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि कौन कौन से कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो सीए इन प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है, या फिर इन अदर वर्ड्स कौन कौन से कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर सीए परफॉर्म करेगा तो माना जाएगा कि वो इन प्रैक्टिस है। तो आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 इससे रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 इससे रिलेटेड है। तो 224, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा बढ़िया से एकदम सैग्रीगेशन कर दिया मस्त वाला, कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर निकलो, एसआरएस 4410 के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 2 में, एसआरएस 4410 के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 2 में। फिर बैंक ऑडिट में चलते हैं यार। बैंक ऑडिट में अगर आप बैंक के स्टैट ऑडिटर हो, आपके लिए भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 10 में। समझ रहे हो ना अपन ने किस तरीके से डिवाइड किया है? अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो इंटरनल ऑडिटर के लिए भी क्लैरिफिकेशन है पॉइंट नंबर 11 में। और सीएन प्रैक्टिस के कुछ एकदम जनरल क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स भी हैं पॉइंट नंबर 4, 7, 8 के अंदर। तो सीएन प्रैक्टिस के कुछ एकदम जनरल क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स पॉइंट नंबर 4, 7, 8 के अंदर, जिसके अंदर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो अपन क्या करते हैं सर, पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, आप इस तरीके से करोगे आप देखोगे एकदम ईजी हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले कुछ सीएन प्रैक्टिस के जनरल पॉइंट्स,
कुछ सीएन प्रैक्टिस के जनरल पॉइंट्स कि सीएन प्रैक्टिस बेसिकली क्या कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, 7, 8 बताया मैंने। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 में देखना क्या दिया हुआ है, ए सीएन प्रैक्टिस कैन एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ मिस्ट्री ऑडिट। अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस है तो आप मिस्ट्री ऑडिट का काम एक्सेप्ट कर सकते हो। मिस्ट्री ऑडिट क्या होता है यार, मिस्ट्री ऑडिट बेसिकली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली ऑडिट भी नहीं है एक तरीके से, कि बेसिकली मान लीजिए एक सर्विस इंडस्ट्री है, बेसिकली मान लीजिए एक सर्विस इंडस्ट्री है, एक थर्ड पार्टी है, उसको ये पता लगाना है कि वो जो सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विसेज दे रही है वो सर्विसेज बराबर है कि नहीं। तो उस थर्ड पार्टी ने आपको एंगेज किया और बोला कि वो जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विसेज दे रही है वो बराबर है कि नहीं, क्वालिटी बराबर है कि नहीं, हमें उसका पता लगाना है, पता लगाएं। मगर उस सर्विस इंडस्ट्री को नहीं पता कि उसका ऑडिट हो रहा है, उस सर्विस इंडस्ट्री को नहीं पता कि उसका ऑडिट हो रहा है, तो सर्विस इंडस्ट्री के क्वालिटी का अप्रेजल करना है, मगर सर्विस इंडस्ट्री को उसके बारे में नहीं पता। तो प्रैक्टिकली एज ए ऑडिटर आप क्या करते हो वहां पे, मे बी आप एज ए कस्टमर प्रिटेंड कर रहे हो, आप एज ए कस्टमर यू आर प्रिटेंडिंग टू बी ए कस्टमर, और आप जाकर क्या कर रहे हो, वहां से प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो, सर्विसेज अवेल कर रहे हो, और देख रहे हो पूरा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो बराबर है कि नहीं। उसको मिस्ट्री ऑडिट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसका अपना एक अलग दायरा होता है काम करने का। तो बोला ठीक है यार, एक नया कॉन्सेप्ट है मिस्ट्री ऑडिट का, सीएन प्रैक्टिस मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकता है, सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है यार कर सकते हैं अपन, तो अपन मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला है, सीएन प्रैक्टिस कैन सेटअप इन, सीए कैन सेटअप इज प्रैक्टिस इन आईएफएससी ऑब्लिक गिफ्ट सिटी इन गुजरात। तो गुजरात में आपने सुना रहेगा आईएफएससी गिफ्ट सिटी, बोला भाई सीएन प्रैक्टिस वहां पे ना सीए क्या कर सकता है, वहां पे ना प्रैक्टिस सेट कर सकता है। अरे यार नहीं लिखा रहेगा तब भी अपने को पता है भाई, मैं सीएन प्रैक्टिस हूं यार, मैं देश में कहीं भी सर्विस सेट करूं यार, गुजरात भी तो उसी के अंदर आता है, तो आईएफएससी या गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस में सेट नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूं सर, नहीं लिखा रहता तब भी पता रहता मेरे को। तीसरी चीज बोला, मान लो सर मैं मुंबई में बैठा हूं, मेरा ऑफिस मुंबई में है, तो मैं मुंबई से आईएफएससी वाले ऑफिस को सर्विस दे सकता हूं क्या? अरे सर मैं मुंबई में बैठा हूं तो मैं पूरे देश में पूरी दुनिया में जहां भी सर्विस दो मेरी मर्जी है। एकदम लॉजिकल है यार, एकदम लॉजिकल है बॉस। तो यहां क्या दिया हुआ है, सीए इन प्रैक्टिस कैन रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज टू आईएफएससी यूनिट्स फ्रॉम ऑफिसेज आउटसाइड आईएफएससी। कि जरूरी नहीं है कि आईएफएससी में सर्विस देने के लिए मेरा ऑफिस वहीं होना चाहिए, मेरा ऑफिस देश के किसी भी कोने पे हो, मैं आईएफएससी को सर्विस दे सकता हूं। मतलब एकदम जनरल बातें हैं, अगर नहीं भी लिखा रहता आप कॉमन सेंस लगाते तब भी एग्जाम में करेक्ट तो लिख के आ जाते, बट मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? एग्जाम में कॉमन सेंस में तो लिख के आ जाते हैं कि हाँ भाई सीएन प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है आईएफएससी गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस, सीए प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर सकता है टू आईएफएससी यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड आईएफएससी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, मार्क्स आपको पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आप ये नहीं लिखते एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और जब तक आप वो नहीं लिखोगे एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, आपको मार्क्स नहीं देगा आईसीआई। तो आपको वो फ्रेज लिखना रहेगा एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड एक ही पॉइंट है, तो पहले इंटरनल ऑडिटर वाला देख लेते हैं भाई। पॉइंट नंबर 11 बोला, एज ए सीएन प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली इन ऑर्गेनाइजेशन। क्वाइट सिंपल है बॉस, आप एक इंटरनल ऑडिटर हो, आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते उसी कंपनी में, राइट? लॉजिक क्या है, एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर आप प्रोक्योरमेंट हैंडल कर रहे हो, और एज ए इंटरनल ऑडिटर आप क्या कर रहे हो सर, उन्हीं चीजों को चेक कर रहे हो। तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। आप इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते हो। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन तो लिखना ही लिखना है कि एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन, और साथ में जजमेंट इंडिपेंडेंस को लेकर भी एक दो लाइन के सेंटेंसेस वहां पे ड्राफ्ट कर सकते हो आप। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक। अगर आप स्टैट ऑडिटर ऑफ बैंक हो तो आपके लिए एक पॉइंट है, क्या है भाई, पॉइंट नंबर 10। अब देखना ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, आप इसके स्टैट ऑडिटर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है। बेसिकली सेबी को लग रहा है कि इस कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया, सेबी को ऐसा लग रहा है कि इस कस्टमर ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है ना, मे भी कुछ बोरोइंग्स में, कुछ स्टॉक स्टेटमेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो सेबी क्या करा रही है, इस कस्टमर का एएसएम करा रही है। एएसएम का मतलब क्या होता है, एएसएम का मतलब होता है यहां पे एडिशनल सर्विलेंस मेजर। तो सेबी यहां पे करा रही है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। क्या करा रही है कस्टमर का, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये कौन कराता है बेटा, सेबी कराता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है,
जिसका सेबी करा रही है एएसएम। अब एएसएम भी कौन करेगा? सीए करेगा। अब बेसिकली बैंक ने आपको ही बोला, बैंक ने आपको ही बोला, बोले एक काम करना भाई, तू ही मेरा स्टैट ऑडिटर है यार, तू ही मेरे कस्टमर का एएसएम कर देना जो सेबी करा रहा है। या सेबी ने आपको बोला, सेबी ने आपको बोला, बोले एक काम कर, कस्टमर का एएसएम कर दे, कस्टमर का एएसएम कर दे। तो यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है नहीं, यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है नहीं कि आप आईसीआईसीआई बैंक के स्टैट ऑडिटर हो, आईसीआईसीआई बैंक का ही कस्टमर का सेबी क्या करा रही है? एएसएम करा रही है। तो क्योंकि आप उसके स्टैट ऑडिटर हो, आप इसका एएसएम नहीं करोगे, अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, अगेन इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, दैट इज नॉट अलाउड। किसी और बैंक के कस्टमर का एएसएम करो ना भाई जाके, तो लेकिन अपने ही बैंक का जिसका तू स्टैट ऑडिटर है उसके ही कस्टमर का अगर सेबी एएसएम करा रही है तो आप एएसएम नहीं करोगे। सिंपल सा चीज है। It is not permissible for a member oblique firm being the stat auditor of the bank to accept the assignment of ASM, that is additional surveillance measure by SEBI, of a customer of the same bank simultaneously. He can accept either of the assignments at a time. एक बार में एक ही चीज हाथ में मिलेगा बेटा, एक बार में एक ही लड्डू हाथ में मिलेगा, या तो स्टैट ऑडिट ही कर ले या तो एएसएम ही कर ले उस कस्टमर का। उसके बाद SRS 4400 से रिलेटेड भी एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने आपको SRS 4400 करते वक्त साथ में बता दिया है। Stat auditor is not permitted to engage in compilation engagement of an entity. So it's very simple कि अगर आप एक स्टैट ऑडिटर हैं तो आप उस एंटिटी के कंपाइलेशन एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बी द प्रैक्टिशनर टू डू द कंपाइलेशन, टू हेल्प मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन। सीधा सीधी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा बॉस, सीधा सीधी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, आप नहीं कर सकते। SRS 4410 से रिलेटेड हो गया ये। SRS 4410 किस चीज का है कि आप एज ए सीएन प्रैक्टिस क्या कर सकते हो? कंपाइलेशन एंगेजमेंट का काम कर सकते हो। और यहां पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या क्लैरिफाई किया है कि अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं उस एंटिटी का तो आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट का काम नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड विद SRS 4410। अगला किससे रिलेटेड है? सेक्शन 224 से रिलेटेड है। 224 किससे रिलेटेड था? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी वगैरह का काम बेसिकली कर सकते हो। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एंड क्या बताया था मैंने? 1 एंड 3, सॉरी। अब 3 में क्या दिया हुआ देखना। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ, एकदम सिंपल है। बोला आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स उसने ओपन किया हुआ जगह जगह। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ? अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है ओपन किया हुआ जगह जगह। अब गवर्नमेंट भी चाहता है कि यार वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है वो सर्विसेज अच्छे से दे रहे हैं कि नहीं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका पता लगाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है? सीएन प्रैक्टिस को बोला है कि एक काम करें, परफॉर्मेंस ऑडिट करें उन स्किल सेंटर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको बोला है? सीएन प्रैक्टिस को बोला है कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट करें उन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का, कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं कि नहीं। एक चीज बताना, अब पार्टिकुलरली ये जो चीज आप कर रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि बेटा आप क्या करो? परफॉर्मेंस ऑडिट करो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का या सर्विस असेसमेंट करो। आप बताना अलाउड होना चाहिए कि नहीं? अरे सर रेस्ट्रिक्शन किस बात का है बॉस, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तकलीफ किस चीज का है? किसी चीज का तकलीफ नहीं है यार। लॉजिकली भी अपन बोलेंगे हाँ भाई कर सकते हैं अपन। और फिर क्लैरिफाई किया यहाँ पे कि आप ये जो सर्विस असेसमेंट का काम करोगे या परफॉर्मेंस ऑडिट का काम करोगे, दिस इज लाइक ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के अंदर आएगा इन 224। एंड दिस इज समथिंग आप कर सकते हो, दिस इज समथिंग आप कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, सीएन प्रैक्टिस। अब देखना यहां पे क्या बोला है, आपने बीआरएसआर का कॉन्सेप्ट किया है या करोगे? एक चैप्टर आएगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो पार्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो एक रिपोर्ट इशू करना होता है कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, रिगार्डिंग हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर एंड हाउ मच सस्टेनेबल देयर बिजनेस इज। तो इस प्रकार का एक रिपोर्ट इशू करना होता है। बोला अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हैं, आप बीआरएसआर रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट का स्टैट ऑडिट कर रहे हो, और फिर आप बीआरएसआर रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ है। अगर आप किसी क्लाइंट का स्टैट ऑडिट कर रहे हो फिर उसी क्लाइंट का बीआरएसआर रिपोर्ट बना रहे हो, हमें तकलीफ है। सीधा सीधी कॉन्फ्लिक्ट है, सीधा सीधी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधी आपका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। द मेकर कैन नॉट बी द चेकर, सिंपल फंडामेंटल रूल होता है इंटरनल कंट्रोल का। तो अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हैं, अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं, तो आप बीआरएसआर रिपोर्ट क्लाइंट के लिए इश्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट को थोड़ा बहुत एडवाइजरी चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान दे सकते हैं क्या? एडवाइजरी दे सकते हैं क्या? भाई ज्ञान देने में सीए को पीएचडी हासिल है, और ऐसे भी बोलता है खुल के ज्ञान दे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ज्ञान दे सकते हो क्या? ज्ञान दे सकते हो, एडवाइजरी दे सकते हो।
एडवाइजरी दे सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो 2 to 4। तो ये पॉइंट हो गया। CA in practice being a stat auditor cannot prepare BRSR report study to the audit clients. However, he may provide advisory services on the same. He can also be an assurance provider of the BRSR code for the same client. फिर किससे रिलेटेड है? क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड है। क्लॉज नंबर 11 से रिलेटेड है। कौन से पॉइंट्स थे यहाँ पे? पॉइंट नंबर 6 and 13। चलो 6 and 13। 6 and 13। 6 में क्या बोला है बेसिकली? A CA in practice can become a प्रोफेशनल डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक। क्या बात बोल दिया भाई, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे भाई पता है मेरे को, क्लैरिफिकेशन की तरह बताया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने। होता क्या, कभी कभी कुछ चीजें होती सिंपल है, बट वो एथिकल स्टैंडर्ड के बोर्ड के पास ना कुछ लोग चिट्ठी लिख देते हैं, मेरे को डाउट है इसमें, कैसे करना है, क्या करना है। फिर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का जब मीटिंग होता है ना, तो वो क्लैरिफाई करता है और वो अपने सिलेबस में आ जाता है बाद में 2-3 साल बाद। यहां क्या बोला है? बोला देखो भाई, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया था तुमको कि तुम किसी कंपनी के एमडी नहीं बन सकते, WTD नहीं बन सकते, एक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो, ऑर्डिनरी डायरेक्टर बन सकते हो जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। अब प्रोफेशनल डायरेक्टर भी उसी कैटेगरी में होता है, प्रोफेशनल डायरेक्टर भी उसी कैटेगरी में होता है जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होता है, बोर्ड मीटिंग में बैठने के पैसा लेता है, तो ये भी उसी कैटेगरी का होता है। तो बोला CA इन प्रैक्टिस किसी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या? बन सकता है, मेरे को क्या तकलीफ है। अब एक चीज यहां लिखा नहीं है, बट तुम बताना, अगर यही CA इन प्रैक्टिस स्टैट ऑडिटर होगा उस कोऑपरेटिव बैंक का, तब प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वहां एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट का अपने को क्लैरिफिकेशन का जरूरत भी नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था? क्लॉज पॉइंट 6 and 13 थे, राइट? तो पॉइंट नंबर 13, अब 13 में क्या बोला है? 13 में बोला CA इन प्रैक्टिस कैन बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव पब्लिक इंडिपेंडेंट एक्टर इन ए कोऑपरेटिव बैंक। अरे भाई सेम चीज मुझे पता है रे, मुझे पता है। क्लॉज 11 बोलता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है CA, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, खाली स्टैट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, खाली स्टैट ऑडिटर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला है? वापस से सेम चीज बोला है, क्लैरिफाई किया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बेसिकली। CA in practice can be a non-executive public independent director in a cooperative bank, provided he is not involved in day-to-day activities, nor he or any of his partners are interested in bank as auditor। तो वही तो बोल दिया रे बाबा, सेम चीज बोल दिया। CA in practice नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है कोऑपरेटिव बैंक में, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ना ही वो या उसका पार्टनर बैंक में ऑडिटर होना चाहिए। तो मोर और लेस अपने को पता था, बट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। फिर क्लॉज 10 से रिलेटेड पॉइंट 12। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, क्लॉज 10 में क्या था? क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं ले सकते, लेकिन रेगुलेशन 192 में एग्जामिशन दिया हुआ था कि कब कब परसेंटेज बेसिस में फीस ले सकते हो। याद है कि आप अगर लिक्विडेटर वाला काम कर रहे हो, रिसीवर वाला काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो, कुछ लोन वगैरह फंड रेजिंग का काम करके दे रहे हो, तो परसेंटेज बेसिस में कहां फीस ले सकते हो। रेगुलेशन 192 में एक्सेप्शंस दिया हुआ था। अब उसी रेगुलेशन 192 का ही हिस्सा हो गया एक तरीके से ये, मतलब रेगुलेशन 192 का हिस्सा नहीं है, बट आप उसे कोरिलेट कर सकते हो। यहां भी क्लैरिफाई किया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने, एक नया सिचुएशन दिया कि कहां CA इन प्रैक्टिस परसेंटेज बेसिस में फीस ले पाएगा। तो यहां क्या बोला है पता है? मान लो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना उसे 1 करोड़ का ग्रांट दिया। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे 1 करोड़ का ग्रांट दिया। अब CS ने एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है रिगार्डिंग कि उन्होंने ग्रांट का क्या यूटिलाइजेशन किया। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके पास आया, बोला कि एक सर्टिफिकेट दे दो कि हमने कितना ग्रांट यूटिलाइज किया है। मान लो अभी तक 70 लाख का ग्रांट यूटिलाइज किया है, उन्होंने 30 लाख का ग्रांट यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको सर्टिफिकेट देना है कि इन्होंने 70 लाख का ग्रांट यूटिलाइज किया है। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो, आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो। अब मेरा आपसे सवाल है, कसम है तुमको बिना बुक देखे बोलोगे कि जो आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो, लॉजिकली बताना, टोटल ग्रांट अमाउंट का फीस चार्ज होने का प्रोविजन होना चाहिए या फिर यूटिलाइजेशन अमाउंट, टोटल या यूटिलाइजेशन। मुझे पूरा भरोसा आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग यही बोलेंगे सर यूटिलाइजेशन अमाउंट, वही लिखा हुआ है। बोला CA इन प्रैक्टिस कैन चार्ज फीस ऑन ए परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइंग द अमाउंट स्पेंड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ ग्रांट। तो रेगुलेशन 192 में जाकर ये पॉइंट ऐड कर देना। MCQ में पूछ सकता है वो, केस स्टडी में भी पूछ सकता है।
तो आपको ध्यान रहेगा रेगुलेशन 192, फिर आपको देखोगे एग्जाम्पशन में क्या क्या है, ये तो एग्जाम्पशन में है नहीं, बोलोगे सी ये गिल्टी है। एक तो ये गलती करोगे। दूसरा बच्चा उसे याद रहेगा ऐसा कुछ जजमेंट था बट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एमसीक्यू पूछ लेगा इंस्टीट्यूट, तो पता चलेगा आपको ये याद ही नहीं है कि यूटिलाइजेशन अमाउंट के ऊपर वो परसेंटेज चार्ज कर सकता है, तो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हो गया अपना क्लॉज 6-7 रिलेटेड लास्ट दो पॉइंट्स है 0.5 एंड 0.9, और आप देखोगे ये सारे खत्म। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया, बोला सुनो सुनो सुनो, तुम एक सीएन प्रैक्टिस हो, तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के प्रमोटर हो। वेरी गुड, क्या बात है सर, हम कंपनी के डायरेक्टर है, बन सकते हैं क्या? अरे भाई क्लॉज 11 में पढ़ा तो है, एमडी नहीं बन सकते, डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंपलिसिटर बन सकते हो, या फिर कंपनी के प्रमोटर हो, या फिर कंपनी के प्रमोटर हो। ठीक है जी, अब कंपनी का जो पोर्टल है, कंपनी का जो पोर्टल है, उसमें यह बात आ सकता है क्या कि तुम कंपनी के डायरेक्टर हो या कंपनी के प्रमोटर हो। अब लॉजिकल सा चीज है ना भाई, कंपनी का जो पोर्टल होगा उसमें कंपनी अपने डायरेक्टर्स का तो डिटेल्स देगा ना, उसमें कंपनी अपने डायरेक्टर्स का तो डिटेल्स देगा ना, तो उसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, तो क्या तकलीफ है? लेकिन तकलीफ क्या है पता है? तकलीफ ये है, वहां तुमने लिख दिया, वहां तुमने लिख दिया CS Anidya sir of the director of so and so company, a very senior chartered accountant rendering services from the last 10 years, the firm is situated at Nariman Point, Mumbai। इस तरीके से तुमने वहां ज्ञानबाजी दे दिया, तो भाई वो तो सीधा सीधे सॉलिसिटेशन हो गया ना, वो तो सीधा सीधे सॉलिसिटेशन हो गया, क्लॉज 6 एंड 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो सी इन प्रैक्टिस कैन मेंशन position as promoter of the director on portal of the company, he cannot mention his professional attainments and his firm name, he shall not violate clause 6 and 7 of part 1 of first schedule। सिंपल सी बात है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो क्लॉज 6-7 से रिलेटेड है। बोला सुनो, पहले मैंने तुमको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एक डिसीजन पढ़ाया था, क्लॉज 6 में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि बेटा आप जो विजिटिंग कार्ड वगैरह प्रिंट करोगे ना, या अपना लेटर हेड प्रिंट करोगे ना, जो भी विजिटिंग कार्ड होगा या फर्म का लेटर हेड वगैरह होगा, उसमें फर्म अपना विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं कर सकती। ये तुमको मैंने क्लॉज 6-7 में पढ़ाया था कि जो भी फर्म का लेटर हेड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, स्टेशनरी होता है, उसमें फर्म अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं कर सकता कि हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, वरना उसे सॉलिसिटेशन माना जाता है कि फर्म सॉलिसिट कर रही है। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बन सकता है। बोला लेकिन 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 ये जो विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, फर्म अपने प्रोफाइल में प्रिंट कर सकती है, इसका मतलब अपने राइटअप में भर सकती है। ओ माय गॉड। एंड में बी प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया है, किसी कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आया है कि मुझे आपका विजन स्टेटमेंट चाहिए, तो दे सकते हो। तो एक तो विजन मिशन स्टेटमेंट फर्म के प्रोफाइल में प्रिंट कर सकते हो। बच्चा गलती करेगा, बच्चा गलती करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा वो कि फर्म ने अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट अपने राइटअप में डाल दिया है। आप बोलोगे राइटअप फॉल्स है भाई, क्लॉज 6-7 में सीए गिल्टी होगा। पता चलेगा कोई बच्चा एडिशनल ज्ञान लगाकर क्लॉज 3 भी लगा रहा है, पार्ट 3 सेकंड फर्स्ट शेड्यूल का, कि राइटअप फॉल्स है। लेकिन अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है, विजन या मिशन स्टेटमेंट, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी में प्रिंट करना तो अलाउड नहीं है, बट फर्म के प्रोफाइल का पार्ट बनाना अलाउड है, फर्म के प्रोफाइल में प्रिंट करना अलाउड है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो ये 13 एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से 2 या 3 पॉइंट ही एक्चुअल याद रखने वाला है, बाकियों में तो आप कॉमन सेंस के बेसिस में भी एक बार रीड कर लोगे तो आंसर लिख लोगे, बट कौन सा क्लॉज रिलेटेड है वो साथ में लिखना है, और साथ में ये जो डिसीजन है वो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का है, ये साथ में लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स आएंगे, वरना पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड 2025। इसी तरीके से सैग्रीगेशन करके पढ़िए, आप देखना बहुत आसान हो जाएगा। पहले जनरल पॉइंट्स थे। सीएन प्रैक्टिस मिस्ट्री ऑडिट का काम कर सकता है, आईएफएससी गिफ्ट सिटी में प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है, आईएफएससी यूनिट को सर्विस किसी दूसरी जगह से दे सकता है। फिर बाकी सिंपल चीजें थी, ठीक है ना। 2 to 4 वाली 2 चीजें कि आप बीआरएसआर से रिलेटेड एश्योरेंस का सर्विस तो दे सकते हो, बट उसका रिपोर्ट नहीं बना सकते। फिर पार्टिकुलरली आप परफॉर्मेंस, जो स्किल सेंटर्स है उसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हो गवर्नमेंट वाले। फिर क्लॉज 6-7 के 2 पॉइंट्स अपन ने अभी अभी देखे। और उसके बाद अगर आप बैंक के ऑडिट हो तो क्लाइंट के एएसएम का ऑडिट नहीं कर सकते, क्लाइंट का एएसएम नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते। परसेंटेज बेसिस में फीस के अंदर वो रेगुलेशन 192 में क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दिया गया है तो कितना ग्रांट यूटिलाइज किया गया है, उसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अगर सर्टिफिकेट दोगे तो यूटिलाइजेशन अमाउंट के ऊपर फीस चार्ज कर सकते हो। Then again वो क्लॉज 11 से रिलेटेड 2 क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स थे। These are the points that you have to remember in the ethical standard board judgment, most important for exam। अब देखना अपने पुराने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट्स, कहने को बहुत सारे हैं,
उसको अपन ने अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जनरली सारे पॉइंट सी एन प्रैक्टिस वाले हैं, सी एन सर्विस वाले खाली 2 हैं। तो सी एन सर्विस वाले जो 2 है एक जगह कर लिया, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड 2 हैं वो एक जगह कर लिया, और फिर अपन ने क्या किया, सी एन प्रैक्टिस क्या कर सकता है एक कॉलम में बना दिया, क्या नहीं कर सकता है एक कॉलम में बना दिया, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगेन उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन पॉइंट्स में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले सीएन सर्विस, तो आप एक सीएन सर्विस हो, ठीक है ना, आप किसी सीए फर्म में काम करते हो, सवाल ये उठता है कि आप टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकते हो क्या। अरे यार आप तो सीएन सर्विस हो, आपने तो सीओपी नहीं ले रखा है, टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कैसे करोगे, नॉर्मली अलाउड नहीं है। लेकिन बोला तुम्हारे एम्प्लॉयर के लिए तुम टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकते हो। आपका एम्प्लॉयर आपको ऑथराइज कर रहा है, जा बेटा जा और मुझे रिप्रेजेंट कर और मेरे बिहाफ में रिप्रेजेंटेशन कर, अलाउड है। लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा किसी और के लिए नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अदर एम्प्लॉइज। घर वालों के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दोस्तों के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जो फर्म के बाकी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वरना वो पूरा बाकी प्रॉपर बिजनेस का तरह ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी नहीं कर सकते, वरना प्रॉपर प्रोफेशन का तरह हो जाएगा कि तुमने अपने फर्म के अंदर भी अपना धंधा चालू कर दिया है कि भाई तुम लोग का रिप्रेजेंटेशन का काम मैं करूंगा। तो आप एक सीएन सर्विस हो, तो सवाल उठता है आप टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम कर सकते हो कि नहीं। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, अपने एम्प्लॉयर के लिए कर सकते हो, बाकी एम्प्लॉइज के लिए नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, क्या सीएन सर्विस ई रिटर्न वाले काम कर सकता है क्या, तो आईसीआई बोलता है हम इतने निर्दय नहीं है। हमें पता है कि ई रिटर्न वाले जो काम होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का वर्क होता है और उसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाता है, महीने का 20, 25, 30 हज़ार का कुछ एक्स्ट्रा कमाई आ जाएगा, तो हमें तकलीफ नहीं होगा। कोई क्लाइंट बोल रहा है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दो, जीएसटी का रिटर्न लगा दो, इनकम टैक्स का रिटर्न लगा दो, बोला वो आप काम कर सकते हो एज ए एडिशनली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, 2 चीजें होती हैं, एक होती है रजिस्ट्रेशन वर्क्स, एक होता है सर्टिफिकेशन इशू करना। बोला बेटा सर्टिफिकेट इशू करने वाला काम तो तुम कर नहीं सकते, बिकॉज वो तो सीएन प्रैक्टिस के लिए है। तुम ई रिटर्न का रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हो, मगर कंडीशन खाली एक है, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ योर एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन। कंडीशन खाली एक है, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ योर एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन। क्योंकि तुम जहां नौकरी कर रहे हो भाई, हो सकता है उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि नहीं नहीं तेरे को ऐसा काम नहीं करना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तेरे को ऐसा काम नहीं करना है तो नहीं करना है। इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ योर एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सीएन सर्विस के 2 पॉइंट्स हो गए। टैक्स रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉयर के लिए कर सकते हो, बाकी एम्प्लॉयज के लिए नहीं कर सकते हो। ई रिटर्न वर्क रजिस्ट्रेशन वाले कर सकते हो, सर्टिफिकेशन वाले नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन वाला भी तब कर सकते हो, शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन। इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला देखो, एज ए स्टैट ऑडिटर आप कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आपको पता है। बट बोला कि एज ए इंटरनल ऑडिटर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो देयर इज नो प्रोहिबिशन टू एक्वायर ऑब्लिक परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी चीज, अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं ऑफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं ऑफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तब आप वहां स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट का स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, तो कुछ नया नहीं है, बिकॉज इन जनरल अपने को पता ही है कि इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकता, तो अपने लिए कुछ नया नहीं है। अब आता है साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीएन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो मैंने 2 कॉलम्स बना लिए, कैन, कैन नॉट, एकदम सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैन में सबसे पहले बेसिक चीजें हैं, आप एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम कर सकते हो फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपने फर्म खोल रखा है, आप एक सीएन प्रैक्टिस हो, आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम कर सकते हो फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये नेचर का काम आजकल हर प्रोफेशनल को अलाउड है, सीएस को अलाउड है, सीडब्ल्यू को अलाउड है, आप भी कर सकते हो यार। तो सीएन प्रैक्टिस एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम कर सकता है फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लॉज का रेफरेंस अगर आप पूछोगे तो आप क्लॉज 11 में डाल सकते हो कि आप साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो। फिर बोला आप एक मीडिएटर ऑफ कोड बन सकते हो, अगेन क्लॉज 11 रेगुलेशन 191 के साथ आप लिंक कर सकते हो, बिकॉज रेगुलेशन 191 क्लॉज 11 में बोला हुआ है कि सीएन प्रैक्टिस कैन बी एन आर्बिट्रेटर, राइट, ही कैन बी एन आर्बिट्रेटर, और वो सारा कुछ बोला हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे सिमिलरली बोला हुआ है कि आप आर्बिट्रेटर तो वहाँ बन ही सकते हो, आर्बिट्रेटर, लिक्विडेटर, रिसीवर, वो सारा रेगुलेशन 191 में दिया हुआ है क्लॉज 11 में। आप वहाँ मीडिएटर ऑफ कोड भी बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा बोला साहब आप एक इक्विटी रिसर्च एडवाइजर भी बन सकते हो, आप एक इक्विटी रिसर्च एडवाइजर भी बन सकते हो, याद रखना वर्ड एडवाइजर। लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी एक कैंट का पॉइंट है,
कि साहब आप रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, आप रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। रिटेल रिपोर्ट पब्लिश करना मतलब वो पूरा रिपोर्ट पब्लिश करते हो आपकी कौन सी इक्विटी में पैसा लगाना है, कौन सी इक्विटी में पैसा नहीं लगाना है, तो वो तो फुल टाइम एजेंसीज का काम होता है, फुल टाइम ब्रोकर्स का काम होता है। तो भाई इट विल ऑलमोस्ट बी इक्विवेलेंट लाइक डूइंग अदर बिजनेस। तब क्या नहीं कर सकते, रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। आप इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो बट रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके अलावा बोला आईपीआर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, ट्रेडमार्क हो गया, पैटेंट हो गया, आपको ज्ञान देने का है, एडवाइजरी सर्विस देने का है, दो ना, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप ट्रेडमार्क या पैटर्न अटर्नी का काम नहीं कर सकते। आप ट्रेडमार्क या पैटर्न अटर्नी का काम नहीं कर सकते बिकॉज ये काम लॉयर का होता है, ये काम सीए का नहीं होता है। ये काम लॉयर का होता है, ये काम सीए का नहीं होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अदर वर्क्स, इट इज ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अदर वर्क्स। अरे सर मेरे पास लॉयर का डेजिग्नेशन भी है, मैं बेस्ड ऑन दैट डेजिग्नेशन ट्रेडमार्क या पैटर्न अटर्नी का काम कर सकता हूँ क्या? तो भाई सेक्शन 7 बोलता है आप मल्टीपल डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 7 बोलता है, क्लॉज 7 बोलता है कि आप मल्टीपल डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। तो दिमाग मत लगाओ बेटा। तुम एडवाइजरी सर्विस दे सकते हो इन रिलेशन टू आईपीआर, मगर आप क्या नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क या पैटर्न अटर्नी का काम नहीं कर सकते। सिंपल पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्लॉज 11 से रिलेटेड ही पॉइंट है। बोले देखो बेटा, एक कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, आप मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हो इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आप क्या कर सकते हो सर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हो इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बट अगेन आपका जो पोजीशन है वो सर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। आपका जो पोजीशन है सर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। तो बेसिक सिंपल चीजें हैं यार। फिर बोला आप एक सीए फर्म हो ना, आप उद्योग का जो एसएमई का वेब पोर्टल होता है ना, एसएमई का जो वेब पोर्टल होता है ना, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ऑन उद्योग आधार। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ऑन उद्योग आधार। तो यार बेसिक चीजें यार नहीं लिखा रहता तब भी अपने को पता रहता है, एक बार रीड करो आगे बढ़ो, जीवन में दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर अगला पॉइंट बड़ा फनी दिया है यार। बोला सीए इन प्रैक्टिस ना कियोस्क के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है सर। कियोस्क के थ्रू, क्या बात है भाई, मैंने तो जीवन में कभी देखा नहीं यार कियोस्क के थ्रू सीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना वो एयरपोर्ट वगैरह में कियोस्क लगे होते हैं, बोर्डिंग पास वगैरह आप जनरेट कर लेते हो, उससे चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज कर लेते हो। बोला सीएन सर्विस भी कियोस्क के थ्रू सर्विसेज परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सिर्फ सीएन प्रैक्टिस वाली सर्विसेज। जो नॉन सीए सर्विसेज हैं, जो नॉन सीए वर्क हैं, वो कियोस्क के थ्रू वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्वाइट लॉजिकल, कैन प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू कियोस्क, बट जो नॉन सीए वर्क्स होंगी वो कियोस्क के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। सिंपल पॉइंट्स हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, अभी तक ये सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि एक बार करो आगे भरो, जीवन में दोबारा रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कि सीएन प्रैक्टिस क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी बन सकता है फॉर ऑब्टेनिंग डीएससी। बट एक चीज याद रखना, अलाउड इन ईएसबी जजमेंट, या अलाउड इन ईएसबी जजमेंट, वो चीज हमेशा याद रखना। मीडिएटर ऑफ कोर्ट बन सकता है, इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता है, मगर रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता है। एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है आईपीआर के रिलेशन में, बट ट्रेडमार्क या पैटेंट अटर्नी नहीं बन सकता है। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकता है इन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, बट इन द कैपेसिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रजिस्ट्रेशन अलाउड ऑन उद्योग आधार एसएमई वेब पोर्टल, कैन प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू कियोस्क, बट नॉन सीए वर्क कियोस्क के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके अलावा एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, याद रख के चलना खाली। अगर आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर है, नॉर्मली क्या सिस्टम होता है, आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो तो स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते, स्टेट ऑडिटर हो तो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो और आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो मगर सिर्फ कंपनी के ईपीएफ फंड का, आप कंपनी के तो इंटरनल ऑडिटर हो बट आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो खाली कंपनी के ईपीएफ फंड का, बोला वो अलाउड है। ध्यान रखना ये अलाउड है, इस पॉइंट को रट्टा मार के चलना कि अगर आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो बट आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो खाली ईपीएफ फंड का, तो बोला वो अलाउड है। लेकिन वाइस वर्सा अलाउड नहीं है। क्या नहीं है सर, वाइस वर्सा अलाउड नहीं है। फिर बोला आप ना 3-4 सीए मिलके ना ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हो जीएसटी का, लो ना, क्या दिक्कत है? बोला किसका ट्रेनिंग सेशन लेना है? क्लाइंट का लेना है, कोई क्लाइंट का जॉइंट ट्रेनिंग सेशन लेना है। ठीक है जी, ले लो। इंस्टीट्यूट बोल रहा है ले लो, क्या तकलीफ है? फीस आएगा उसको शेयर कर सकते हैं, हाँ करो बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करो बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस फॉर जीएसटी बाय मोर देन 1 सीए फर्म, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीस शेयर कीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारा अलाउड कैटेगरी में था। अब आएंगे अपन नॉन अलाउड कैटेगरी में, क्या क्या नहीं कर सकता सीए। तो कुछ चीज़ें तो आपको मैंने साथ साथ बता दी कि सीए इन प्रैक्टिस रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्ट एज ट्रेडमार्क और पैटर्न अटर्नी। इसमें एक वो वाला पॉइंट भी है, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड जो है वो उसके अंदर वो विजन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं कर सकता, बट ऑलरेडी वो मैंने रिसेंट जजमेंट में करा दिया प्रॉपर्ली।
कियोस्क के थ्रू नॉन प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है, यार क्लाइंट ने तेरे को ना फीस नहीं दिया और तुमने बोला कि अच्छा बच्चू तूने मुझे फीस नहीं दिया, मैं तेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगा। भाई ऐसी छिछोरी ऐसी छिछोरी वाले हरकतें मत करो यार, अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा सर फिर सामने वाला फीस नहीं देगा तो अपन कैसे रिकवर करेंगे? अरे भाई कोर्ट में केस फाइल करो, तुम कोर्ट में केस फाइल करो तुम, लेकिन यार ये राइट ऑफ लियन वाली हरकतें नहीं कर सकते। और प्लस आईसीआई ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में तुम्हारी सेफ्टी के लिए दिया हुआ है ना, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में, कि अगर पुराने ऑडिटर का अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी का पेमेंट नहीं हुआ तो आने वाला ऑडिटर फीस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आईसीआई तुम्हारे फीस को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी छिछोरी हरकतें मत करो, राइट ऑफ लियन वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर सकते भाई, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये स्टैट ऑडिटर के लिए भी है, टैक्स ऑडिटर के लिए भी है, ध्यान रखना, स्टैट ऑडिटर के लिए भी है बेटा, टैक्स ऑडिटर के लिए भी है। बोला अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं या टैक्स ऑडिटर हैं किसी क्लाइंट के, अगर आप स्टैट ऑडिटर हैं या टैक्स ऑडिटर हैं किसी क्लाइंट के, आप ना उसके वैल्यूअर नहीं बन सकते अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के, आप ना वैल्यूअर नहीं बन सकते अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के, क्योंकि वैल्यूएशन ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम होता है, और आपका वैल्यूएशन नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो टैक्स वैल्यूअर का काम होता है और आपका वैल्यूएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अब देखना यहाँ कैन वाली कैटेगरी में एक पॉइंट बाजू में लिखा मैंने कि अगर उस पार्टिकुलर लॉ के अंदर सीए का वैल्यूएशन परमिसेबल है, अगर उस पार्टिकुलर लॉ के अंदर सीए का वैल्यूएशन करना परमिसेबल है और लॉ में कोई पाबंदी नहीं है, तो आईसीआई बोलता है हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आईसीआई बोलता है हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखना ये जो पॉइंट है आपके बुक में, पॉइंट नंबर 22, स्टैट ऑडिटर ऑब्लिक टैक्स ऑडिटर कैन नॉट बी वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम एंटिटी बट परमिसेबल इफ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है जी। फिर क्या बोला, एक ट्रस्ट के रिलेटेड एक पॉइंट है, ट्रस्ट के रिलेटेड बोला सुनो, तुम ट्रस्ट के एम्प्लॉय हो, तुम ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। तुम ट्रस्ट के एम्प्लॉय हो, ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। सिंपल सी चीज़ है यार, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होएगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट के मेंबर हो, तो आप ट्रस्ट के ऑडिटर बन सकते हो, स्टैट ऑडिटर बन सकते हो। अगेन द कंडीशन इज देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन अदर लॉ, अगर ट्रस्ट वाले लॉज अलाउ कर रहे हैं तो साहब आईसीआई बोलता है हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर ट्रस्ट वाले लॉज अलाउ कर रहे हैं तो आईसीआई बोलता है साहब हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो छोटी सी चीज़ है, अगर आप ट्रस्ट के एम्प्लॉय हो, ट्रस्टी हो, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, ट्रस्ट के मेंबर हो तो पार्टिकुलरली आप बन सकते हो इफ नो कॉन्फ्लिक्ट इन अदर लॉ। एक पॉइंट ऑलरेडी अपन ने क्लॉज 4 में कर लिया था, क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल में कर लिया था कि अगर आप मान लीजिए, आप मान लीजिए लेट अस से, अगर हम बात करें आप एक सीएन प्रैक्टिस है या कुछ, आप मान लीजिए सपोज एक डायरेक्टर है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी कंपनी के डायरेक्टर है, तो उस वक्त आप कंपनी के स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, इतना तो पता है। लेकिन आपने ना रिजाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि रिजाइन करने के बाद अगले ही दिन स्टैट ऑडिटर बन जाओगे। वो 2 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड आता है कि 2 ईयर्स के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही आप स्टैट ऑडिटर बन सकते हो। तो वही वाली चीज़ दी हुई है कि अगर आप एज ए डायरेक्टर किसी कंपनी में हो, आप रिजाइन भी कर देते हो तो अगले 2 साल तक स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ऑलरेडी ये बात आपको मैंने क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल में बता दिया है। बेसिकली ये चीज़ पहले एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड जजमेंट में आया था, फिर इंस्टीट्यूट ने इसे क्या किया, क्लॉज 4 में भी इंसर्ट कर दिया। तो अगर ये पॉइंट आता है, आप दोनों का रेफरेंस साथ में देके आइए, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट का भी रेफरेंस देके आइए और साथ में क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल का भी रेफरेंस देके आइए। फिर क्या बोला है, अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हो और साथ में डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो किसी कंपनी में, तो सबसे पहली बात, क्या एज ए सीएन प्रैक्टिस किसी कंपनी के डायरेक्टर सिंप्लिसिटर आप बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो, क्लॉज 11 अलाउ करता है। लेकिन जो आरओसी को फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, आप वो आरओसी को फॉर्म सबमिट किया जाएगा, आप उन फॉर्म को साइन नहीं कर सकते, बिकॉज मेकर कैन नॉट बी द चेकर। तो अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हैं और क्या है सर डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है, याद रखिएगा आप आरओसी फॉर्म साइन नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट एकदम सिंपल है, बोला सुनो, ये यूटीआई होता है, एनएसडीएल होता है, जीआईसी होता है, इनका एजेंसी नहीं ले सकते, बिकॉज इनका एजेंसी ले लिया तो वो तो स्पेसिफिक बिजनेस हो गया ना भाई, वो तो स्पेसिफिक बिजनेस हो गया। फिर तो क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जाके सीजी का अप्रूवल लो। तो बोला इनके एजेंसीज नहीं ले सकते, ओके सर। फिर क्या बोला सुनो, बोला अगर आप नॉर्मली एक रूल क्या होता है बैंक ऑडिट में रूल होता है कि अगर
आप कॉन्करेंट ऑडिटर है ना, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, स्टैट ऑडिटर है कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। अब क्या बोला है, मतलब सेम बैंक का आप अगर कॉन्करेंट ऑडिटर हो स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, स्टैट ऑडिटर हो कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं बन सकते। अब क्या बोला, आप हो बैंक एक्स के कॉन्करेंट ऑडिटर, आप हो बैंक एक्स के कॉन्करेंट ऑडिटर, ठीक है ना। और मान लो एक बैंक वाई है जिसको बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, एक बैंक वाई है जिसको बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो अब बैंक वाई के भी स्टैट ऑडिटर नहीं बन पाओगे, आप बैंक वाई के भी स्टैट ऑडिटर नहीं बन पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक एक्स का इंफ्लुएंस बैंक वाई में रहेगा और आपका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। और आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंस को बहुत ही ब्रॉड व्यू से देखते हैं। तो अगर आप बैंक एक्स के हैं कॉन्करेंट ऑडिटर और बैंक एक्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है बैंक वाई को, तब बैंक वाई के भी क्या नहीं बन सकते सर, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट है, नहीं भी दिया रहता तो यार तुम लोग लॉजिकली बता देते। मैं तुम्हारे सामने सिचुएशन पूछ रहा हूं, हाँ मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी है उसके मैनेजिंग कमेटी में, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में तुम्हारा फैमिली मेंबर एक हॉनररी पोजीशन होल्ड कर रहा है। क्या बोला मैंने, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में तुम्हारा फैमिली मेंबर, तुम्हारे बीवी बच्चे भाई हॉनररी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, हॉनररी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तुम उसके स्टैट ऑडिटर बनोगे क्या? तुम सीधा बोलोगे नहीं सर इंडिपेंडेंस 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 कॉम्प्रोमाइज होगा मेरा। यही बात यहां बोली है, बोला स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते किसी सोसाइटी के अगर उसके मैनेजिंग कमेटी में आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई ऑनररी पोजीशन होल्ड कर रहा है, कोई ऑनररी पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर 2 से 3 बैंक ऑडिट वाले पॉइंट्स हैं, 2 से 3 बैंक ऑडिट वाले पॉइंट्स हैं। बोला साहब अगर आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हो किसी बैंक का, क्या कर रहे हो, स्टॉक ऑडिट कर रहे हो किसी बैंक का, तो साहब स्टॉक ऑडिट ही कीजिए, आप स्टैट ऑडिट मत कीजिएगा। और अगर आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो तो स्टॉक ऑडिट मत कीजिएगा, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है यार। दूसरी चीज, अब देखना ये बड़ा वियर्ड सा पॉइंट है, बहुत वियर्ड सा पॉइंट है। बोला सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा किसी बैंक में एफडी है क्या? तुम्हारा किसी बैंक में एफडी है क्या? है, ठीक है। तुम्हारा किसी बैंक में एफडी है? बोला ठीक है। अगर आपने साहब आपका अगर किसी बैंक में ना, अगर आपका किसी बैंक में ना एफडी है और आपने साहब लोन ले लिया अगेंस्ट एफडी, अगर आपने लोन ले लिया अगेंस्ट दैट एफडी, आपका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा साहब, आप स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो? मेरा एफडी आईसीआईसीआई बैंक में, मैंने एफडी का अगेंस्ट लोन ले लिया, हाँ ले लिया, स्टैट ऑडिट मत करिए, स्टैट ऑडिट मत करिए, ठीक है। ये एकदम बेकार सा जजमेंट है। क्यों बेकार सा जजमेंट है पता है? कंपनीज एक्ट 2013 में इनडेप्थनेस का लिमिट अलाउड होता है 5 लाख। कंपनीज एक्ट 2013 में इनडेप्थनेस का लिमिट अलाउड होता है 5 लाख। और बैंक ऑडिट के अंदर भी जो स्टैट ऑडिटर होता है ना, उसको कंपनीज एक्ट वाला ही इनडेप्थनेस लिमिट लगता है। तो टेक्निकली यार कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो मेरे को तो 5 लाख का इनडेप्थनेस लिमिट अलाउड ही है ना। तो अगर लोन अगेंस्ट एफडीबी में 5 लाख तक लूँ तो अलाउड होना चाहिए। बट पता नहीं यार, जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में जो जजमेंट ड्राफ्ट किया, मतलब उन्होंने इस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं किया, तो आने के चांसेस भी बहुत कम है। बोला तेरा एफडी है, सुन तेरा एफडी है किसी बैंक में, तूने लोन लिया अगेंस्ट एफडी, उसका स्टैट ऑडिटर मत बन। एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप ईएसबी का जजमेंट लिख के आ जाना, साथ में ये भी बता देना कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनडेप्थनेस का लिमिट 5 लाख का होता है और सेम चीज बैंक ऑडिटर को अप्लाई करता है। और लास्ट पॉइंट, बोला सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है? हाँ है सर। कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है? मैंने बोला आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारे आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का ड्यूज, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एक्सीड कर जाता है 1 लाख रुपीज, एक्सीड कर जाता है 1 लाख रुपए, एक्सीड कर जाता है 1 लाख रुपए, आप स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते उस बैंक का, आप स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते उस बैंक का। अगेन आपके मन में सवाल आएगा, सर इंडेप्थनेस का लिमिट तो 5 लाख है कंपनीज एक्ट में। तो देखो, क्रेडिट कार्ड का लिमिट तुम्हारा 5 लाख हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख हो सकता है, तुम क्रेडिट कार्ड 5 लाख का यूज भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, जो ड्यू डेट के बाद होता है ना कि ड्यू डेट पार हो गया, तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो 1 लाख एक्सीड हो जाता है, वो 1 लाख एक्सीड हो जाता है, तो आप उस बैंक के स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। तो बैंक वाले देखा जाए तो 4 पॉइंट है। पहला, एक कॉन्करेंट ऑडिट वाला, एक्स के कॉन्करेंट ऑडिटर हो, वाई में एक्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, वाई के स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। दूसरा, स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। तीसरी चीज, तुम्हारा एफडी है बैंक में, लोन अगेंस्ट एफडी लिया हुआ है, स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। चौथी चीज, क्रेडिट कार्ड का ड्यूज एक्सीड कर रहा है 1 लाख, स्टैट ऑडिट नहीं बन कर सकते। ये सारा उससे रिलेटेड है।
और बाकी क्या था सर, इन जनरल था, बाकी क्या था सर, इन जनरल था, ठीक है ना। तो भाई एकदम सिंपल कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, एकदम सिंपल कर दिया। इस वीडियो को 2 बार बराबर से देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा मस्त एकदम। तो सीएन प्रैक्टिस दोबारा से क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर प्रिंटिंग डीएससी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट का मीडिएटर बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। रिटेल रिपोर्ट ना जी, ना जी, ना जी, ना जी पब्लिश नहीं कर सकते। एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू आईपीआर दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ट्रेडमार्क पैटर्न अटर्नी ना 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 नारे नारे नारे, नॉट पॉसिबल। आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हो, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में बन सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कैपेसिटी में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अलाउड ऑन उद्योग आधार पोर्टल, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। कियोस्क वाली सर्विसेज दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, नॉन सी वाली सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस फॉर जीएसटी ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, फीस शेयर कर सकते हैं। कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं और ईपीएफ फंड के स्टैट ऑडिटर बन सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर लेकिन वाइस वर्सा अलाउड नहीं है। राइट ऑफ लियन अलाउड नहीं है। अगर हम स्टैट ऑडिटर हैं, टैक्स ऑडिटर हैं, तो वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स नहीं बन सकते, लेकिन लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, तो आईसीआई को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ट्रस्ट की बात करें तो आप एम्प्लॉई हैं, ट्रस्टी हैं, स्टैट ऑडिटर ना बने, मेंबर है तो बन सकते हैं, दूसरे लॉ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर हो कंपनी, किसी कंपनी के रिजाइन कर दिया तो अगले 2 साल भी स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। सीएन प्रैक्टिस हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो, आरओसी फॉर्म साइन नहीं कर सकते। यूटीआई, एनएसडीएल, जीआईसी का एजेंसीज नहीं ले सकते। ये सोसाइटी वाला पॉइंट अपन ने किया ही था बस। इंटरनल ऑडिटर के 2 पॉइंट्स थे, नो प्रोहिबिशन टू एक्वायर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी, एंड अगेन अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के तो स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। और सीएन सर्विस से रिलेटेड 2 पॉइंट, टैक्स रिप्रेजेंटेशन एंड ई रिटर्न वर्क्स, तो टैक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर एम्प्लॉयर कर सकते हो, अदर एम्प्लॉयज नहीं कर सकते हो। ई रिटर्न वर्क का रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हो, सर्टिफिकेशन का काम नहीं कर सकते हो। शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन। और ये हो गए हमारे सारे के सारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट्स। मेरे हिसाब से सारा हो गया है। एक बार नोट्स बना लो बढ़िया से, एक बार नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना। अगर कुछ मिस हो गया है तो एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से मिस नहीं हुआ रहेगा, मिस हुआ रहेगा कोई पॉइंट तो एक बार देख लेना। एक बार नोट्स बना लो बढ़िया से, और साथ में फिर एक बार 2 बार गो थ्रू कर लो। आप देखोगे ये ईएसबी जजमेंट्स याद हो गए, और उम्मीद करो कि फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लिख के आओगे, बाकी लिख के नहीं आएंगे। और एक चीज याद रखना, ईएसबी जजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो लिख के आना एज पर द डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। पुराना डिसीजन है तो एज पर द डिसीजन, न्यू डिसीजन है तो एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। और साथ में जो भी क्लॉज का रेफरेंस उसको दे के आना, 4 में 4 मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है ना। तो ये सारा क्या कंप्लीट हो गया सर, अपना एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का जजमेंट्स कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज नोटिंग का काम कर लीजिए।